नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सरकार और मैं हूं आपके सामने मनीष कुमार पांडे। इस हफ्ते हम कुछ खबरें लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें से पहली खबर एक सांसद जी से जुड़ी हुई है, जिनकी प्रेमिका और उनकी पत्नी के बीच में हाल में मुठभेड़ हुई। फिलहाल जैसे तैसे मामला मैनेज कराया गया। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री से जुड़ी हुई है, जिन्हें अब तक जो लोग निरीह समझते थे, सीधा साधा समझते थे, अब उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के आईपीएस लॉबी से जुड़ी हुई है, जिसमें कुछ अफसर जो अभी हाल में ही सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डीएस चौहान साहब ने जो एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई थी, उसका खुलेआम आप कह सकते हैं उल्लंघन कर रहे हैं। और चौथी खबर सूबे की नौकरशाही से जुड़ी हुई है, जिसमें एक बड़े नौकरशाह की अब माननीय बनने की चर्चा है। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज हम अपना खास शो सरकार। लखनऊ के गलियारे में आजकल एक सांसद जी की बड़ी चर्चा है। सांसद जी ताज नगरी आगरा से होते हुए बीहड़ का रास्ता तय करते हुए बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुंचे हैं। सांसद जी थोड़े रसिया मिजाज के हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं और मुझे लगता है कि पिछली खबर उनकी तब आई थी जब चर्चा हुई थी कि जब किसी टोल प्लाजा पे उनका उस टोल प्लाजा के कर्मियों से बवाल हो गया था। लेकिन इस बार फिर सांसद जी चर्चा में हैं और इस बार चर्चा उनके रसिया मिजाज से जुड़ी हुई है। दरअसल ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, खासकर ऐसे लोग जब जिसका समाज में ऐसा रुतबा हो, ऐसी पोजीशन पे हो। खबर यह है कि उनकी प्रेयसी के बारे में उनकी धर्मपत्नी को किसी नामुराद ने खबर दे दी, और सिर्फ खबर ही नहीं दी, बाकायदे उसका पता भी बता दिया। अब आपको तो मालूम है भारतीय नारियों की स्थिति। फिलहाल जैसे ही सांसद जी की धर्मपत्नी को यह मामला पता चला, वो अपने फौज लेके पहुंच गई सांसद जी की प्रेयसी के पास। शुरुआत बातचीत से हुई, फिर लात जूते भी चले, बड़ा हंगामा हुआ। जैसे तैसे मामला सांसद जी तक पहुंचा। अब सांसद जी ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह मामले को मैनेज कराया, लेकिन चलते चलते ये बता दें आपको कि सांसद जी ने पूरा मामला तो मैनेज करा लिया, लेकिन उनकी प्रेयसी ने, सुनने में आ रहा है कि संबंधित जिले में एक मुकदमा दर्ज करा दिया है। हालांकि मुकदमा में न सांसद जी का नाम है न उनकी धर्मपत्नी का नाम है, लेकिन मुकदमा दर्ज होते हुई ये पूरी की पूरी खबर उनके जिले से निकलकर लखनऊ पहुंच गई। अब लखनऊ वाले भी जान ही रहे हैं, लखनऊ वाले एकदम ज़बरदस्त तरीके से आजकल जब भी कोई मिल रहा है, सांसद जी के पुराने साथी सहयोगी बहुत सारे हैं, तो जब भी मिल रहा है कोई एक दूसरे से, तो सांसद जी के इस रसिया मिजाजी की चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कि सांसद जी कभी बदलने वाले नहीं हैं। जो हम दूसरी खबर लेके आए हैं आपके लिए, वो भी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई है। दरअसल चर्चा है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री जो आमतौर पर बड़े सीधे साधे समझे जाते थे। सीधे साधे इसलिए समझे जाते थे कि विभाग में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, और लोग कह रहे थे कि जो विभाग है उनका, वो उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। शुरुआती दौर में तो वो अपने प्रमुख सचिव से परेशान थे। करीब 9-10 महीने सर पटकने के बाद उन्हें अपने प्रमुख सचिव से छुटकारा मिला। आमतौर पर जब कहीं वो दौरे में जाते थे, तो अगर विभागीय दौरा होता था तभी विभागीय अफसरों से वो बातचीत करते थे या मिलते जुलते थे। आमतौर पर चूँकि बहुत पुराने नेता हैं और फालतू में किसी को कष्ट नहीं देते थे। लेकिन आजकल मंत्री जी का मिजाज बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है भाई, हमें तो नहीं पता। बहुत सर पटकने के बाद
उन्हें अपने प्रमुख सचिव साहब से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मुझे लगता है कि जो विभाग में चर्चा चल रही थी कि मंत्री जी के हाथ से उनका विभाग रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, अब मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं उस रेत को पकड़ने की। हालांकि जो प्रमुख सचिव पहले थे उन्हें हटाया गया, उसके बाद जो आधे अधूरे प्रमुख सचिव थे उन्हें पूरा करके बैठा दिया गया। अब एक घटना बताते हैं आपको। मंत्री जी हाल में ही एक दौरे में नोएडा गए थे। वहां पर कोई कार्यक्रम था। आमतौर पर मैंने बताया ही आपको कि मंत्री जी कभी विभागीय अफसरों को तलब नहीं करते थे, लेकिन जब नोएडा गए तो उन्हें पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने अपने पीए और जो साथ में चलते हैं उन्होंने उससे कहा कि भाई हमारे विभाग का कोई अफसर नहीं दिख रहा है, बुलाओ कौन है अफसर। अब भाई साहब जैसे ही खबर उस अफसर को पहुंची जिसे बुलाने की बात उन्होंने कही तो बेचारा वो दौड़ता भागता आया, हालांकि महिला थी, गिरते पड़ते कैसे मंत्री जी के पास पहुंच गई। मंत्री जी के आसपास रहने वालों ने भी बताया कि मंत्री जी ने भी पूरी क्लास लगाई उसकी कि भाई विभागीय मंत्री आपका आपके ज़िले में है और आप कहीं और बैठी हुई हैं। फिलहाल वहाँ मामला ख़त्म हुआ। उसके बाद दूसरे दौरे में मेरठ पहुँचते हैं, वो मेरठ के आसपास किसी ज़िले में जाते हैं, वहाँ भी एक अफसर को तलब कर लिया अपने विभाग के। अब मंत्री जी के इस बदलाव से जो तमाम विभाग के अफसर हैं वो सकते में हैं कि मंत्री जी को क्या हुआ। मंत्री जी तो कभी विभाग में कोई दखलंदाजी करते नहीं थे, लेकिन एकाएक मंत्री जी ये बदल कैसे गए। फिलहाल अब कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले की बात है, मंत्री जी का दौरा उनके मतलब राजधानी लखनऊ के बगल के एक जिले में लगता है। अब मंत्री जी का चूंकि तेवर अफसर देख चुके हैं, हालांकि उनके जिले में उनके विभाग में नगीनों की कमी नहीं है, एक से एक घाघ और एक से एक जहरीले भरे पड़े हैं पूरे विभाग में। सबसे ज़्यादा तो लखनऊ मुख्यालय में ही भरे पड़े हुए हैं जहां से पूरा डिपार्टमेंट कंट्रोल होता है। कभी इत्मीनान से उन लोगों के बारे में बताऊंगा, एक एक नाम बताऊंगा आपको। तो फिलहाल मंत्री जी का दौरा था। अब चूंकि उनका जो पुराना रवैया जब उनके स्टाफ ने देखा तो पहले से सतर्क था कि मंत्री जी ना जाने कब किसको बुला लें, लिहाजा मंत्री जी के दौरे के पहले ही जिले के सारे विभागीय अफसरों को फोन खनखना दिया गया और बता दिया गया कि देखो मंत्री जी आ रहे हैं, भले ही पार्टी का कार्यक्रम हो, चुनावी कार्यक्रम है, लेकिन कब किसको तलब कर लें कहा नहीं जा सकता है, लिहाजा सब लोग तैयार रहना। अब सब लोग तैयार रहने का असर ऐसा हुआ कि मंत्री जी जब तक जिले में थे उनका काफिला जहां जहां गया विभाग के सारे अफसर अपना काम धाम छोड़ के मंत्री जी के काफिले के पीछे लगे रहे। फिलहाल शाम को जब मंत्री जी वहां से लौटने लगे तब जाके अफसरों ने थोड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि मंत्री जी तो तब भी नहीं बोले थे जब उनका राइट हैंड कहा जाने वाला एक शख्स, उसे बेइज्जत करके उनके विभाग से निकाल दिया गया था। लेकिन अब मंत्री जी का जो ये तेवर बदला है उससे विभाग में थोड़ा परेशान है लोग। देखिए आगे क्या होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश से अपना पैर निकाल के कर्नाटक में अपना पैर पसार रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी खबर आई कि अखिलेश यादव जी 3 दिन का उनका कर्नाटक दौरा है। खबर ये भी है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में करीब 17 प्रत्याशी उतारे हैं और उन प्रत्याशियों के समर्थन में अखिलेश जी वहां पर 4-5 जनसभाएं करने वाले हैं। अब ये बात सुन के थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई हमको। हैरानी इस बात पर नहीं कि कर्नाटक में जाके वो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, हैरानी इस बात की है उत्तर प्रदेश जहां से उनकी पार्टी का वजूद है, जहां से वो मुख्यमंत्री रहे, निकाय चुनावों में उन्होंने मुझे लगता है कन्नौज, गोरखपुर, लखनऊ 2-3 जनसभाएं की। 37 जिलों में तकरीबन वोटिंग होनी थी और 2 ही 3 जनसभाएं की और 3 दिन में कर्नाटक में 5 जनसभाएं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जहां से पार्टी चलती है, जहां से वो मुख्यमंत्री रहें, वहां के चुनावों को लेके इतनी संजीदगी उनके अंदर क्यों नहीं आती है।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में जैसी गलती की थी, निकाय चुनाव में भी वैसी गलती कर रहे हैं। उपचुनाव याद है आपको, वो रामपुर और खतौली और एक और विधानसभा थी, जब पूरा का पूरा उपचुनाव अखिलेश जी ने आजम खान साहब के ऊपर छोड़ दिया था। आजम खान साहब ही पूरा बाकायदे चुनावी दौरे कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, और उसमें एक खतौली एक सीट उनके पास आई थी और बाकी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई थी। तो यही बात बता रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश में जहां उनके पार्टी का इतना जबरदस्त जनाधार है, जहां लोग जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, जहां उनके लिए जो पागल बने बैठे रहते हैं, अगर इस तरह की जनसभाएं या इस तरह की एक्टिविटी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में करते तो मुझे लगता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उसमें थोड़ा और उत्साह आता, थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन करते। लेकिन भाई उत्तर प्रदेश छोड़ के कर्नाटक जाके वहाँ पर 3-3 दिन रुकना, 5-5 जनसभाएं करना, मुझे ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में भी देखिए ना, दूसरा निकाय चुनाव का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज जनसभाएं कर रहे हैं। जो बीजेपी है वो तमाम दूसरी पार्टियों से तोड़ के लोगों को रोज अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही है। डिप्टी सीएम दोनों वो भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में अखिलेश जी का थोड़ा कर्नाटक जाके वहाँ चुनाव प्रचार करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल आप लोगों को जैसा लगे, आपकी अपनी राय। लेकिन फिर बात यही कहूँगा मैं कि अगर उत्तर प्रदेश में थोड़ी ऊर्जा लगाते तो शायद हो सकता है निकाय चुनाव में थोड़ी स्थिति उनके लिए बेहतर हो सकती। लखनऊ में गाजीपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय शेरपुरिया, जिसे हाल में ही एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उससे ज्यादा चर्चा आजकल इस बात की हो रही है कि संजय शेरपुरिया का लखनऊ में यूपीडा में कौन सा अफसर है जो मददगार था। जब से ये खबर बाहर निकल के आई है तब से यूपीडा में हंगामा मचा हुआ है। सारे अफसर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा विभीषण है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी इतने विवादित इंसान से इतनी बनती थी कि वो अपने बयान में उसका नाम ले रहा है। जांच एजेंसियों को जब से उसके नाम का पता चला है तब से वो सकते में है, वो हैरान है। तो फिलहाल हमने भी पता करने की कोशिश की कि कौन है वो अफसर। पहले तो टॉप वालों पे निगाह गई है मेरी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो टॉप के अफसर जब से यूपीडा बनी है तब से जो अफसर रहे हैं वो सरकार के इतने लॉयल अफसर रहे हैं, ऐसे ऐसे अफसर रहे हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। एक नाम, एक शुरुआती दौर से अगर नाम देखेंगे आप, नवनीत सहगल साहब रहे, अवनीश अवस्थी जी रहे, उसके बाद अरविंद कुमार साहब रहे, अरविंद कुमार साहब के बाद अब नरेंद्र भूषण जी आ गए हैं। ये भी देखिए, मैं कुछ नरेंद्र भूषण के खिलाफ बहुत सारी खबरें चलाई हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो इस तरह के आदमी हैं। नरेंद्र भूषण रहे, इस समय चल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे अफसर रहे। तो पहले तो टॉप लेवल की जो टॉप लेयर थी उस पर हमने स्टडी किया, फिर पता चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन अफसरों से तो संजय शेरपुरिया का कोई वास्ता नहीं रहा होगा। फिर चलते चलते सिर्फ हमें इतनी ही खबर मिली है कि यूपीडा का वो अफसर संजय शेरपुरिया का मददगार है या करीबी है, जिसका ताल्लुक भी गाजीपुर जिले से है। इतना पता चला है हमको। अब गाजीपुर से वो कौन सा अफसर है जो यूपीडा में काम कर रहा है, ये थोड़ा सोचने और समझने के लिए आप पर छोड़ जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत होमवर्क कर लिया। चूँकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, संजय शेरपुरिया की तो चर्चा है ही है, लेकिन लखनऊ में संजय शेरपुरिया के अलावा यूपीडा के उस अफसर की चर्चा ज़्यादा है जो संजय शेरपुरिया का मददगार बताया जा रहा है। अगली खबर हमारी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा ना, टिकटॉक पहले आता था, फिर अब लोग रील्स बनाते हैं। इन ऐप में सोशल मीडिया का जो ये माध्यम होता है उसमें यूपी पुलिस के बहुत सारे अफसर जवान आपने देखा होगा रील बनाते हुए, गाना गाते हुए, एक्टिंग करते हुए, सिंघम बनते हुए, कभी कुछ बनते हुए, कभी कुछ बनते हुए, बहुत सारे वीडियो वायरल होते थे। कभी कभी लोग सराहना भी करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसे वीडियोज जो है चर्चा का विषय बन जाते थे और सवाल भी उठाते थे लोग कि देखो, वर्दी में ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वर्दी पहन के इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो इसको देखते हुए जो
तत्कालीन डीजीपी साहब थे, डीएस चौहान साहब। डीएस चौहान साहब बड़े शानदार अफसर रहे, हालांकि दुर्भाग्य रहा कि कार्यवाहक ही बन के रह गए। हम लोगों को तो उम्मीद थी कि वो पूरा डीजीपी बन के, फुल फ्लैश डीजीपी बन के रिटायर होंगे, लेकिन फिलहाल चलिए वो उनकी किस्मत। तो डीजीपी साहब ने एक सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाई, बाकायदे काफ़ी रिसर्च हुई और एक गाइडलाइन तैयार की गई पुलिस फोर्स के लिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसमें ये था कि कम करें और इन सब चीज़ों से बचें, इन सब तरह के वीडियोज, इस तरह की पोस्ट ना लिखें ना डालें। तो बाकायदे विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की पुलिस फोर्स के लिए और उसकी एक एक कापी सबको गई, सोशल मीडिया से लेके हर जगह उसे पहुंचाएगी कि भाई सबके पास पहुंच जाए, सबको ये पता चल जाए कि सोशल मीडिया पे पुलिस फोर्स के लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आजकल जानते हैं, आजकल उत्तर प्रदेश की आईपीएस लॉबी में 2 आईपीएस चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं कि गाइडलाइन भले ही जारी हो गई हो, लेकिन जब से यूपी के डीजीपी साहब डीएस चौहान साहब रिटायर हुए हैं, उसके बाद उनकी एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त बढ़ गई है। मतलब हर चीज़ सोशल मीडिया पर। भाई जब एक पॉलिसी बना दी गई तो कम से कम सबके लिए है, लेकिन सूबे के तमाम आईपीएस जो अफसर हैं वो कह रहे हैं कि ये नहीं मानेंगे। उसमें एक साहब जो है वो काशी क्षेत्र में तैनात हैं, काशी क्षेत्र में तैनात हैं, और दूसरे साहब वो मिर्ज़ापुर मंडल में तैनात हैं। तो ये दोनों आईपीएस अफसर ज़बरदस्त सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। एक एक बातें, एक एक चीज़ें, शादी हुआ, ब्याह हुआ, बर्थडे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर की चीज़ें, मतलब वो सब कुछ उनकी सरेआम सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। और जो अफसर हैं ना, जिन्होंने जो कंट्रोल करके रखे हुए अपने आप को, जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जिनके अंदर सोशल मीडिया का कीड़ा था, वो सब यही बात कह रहे हैं, ये नहीं सुधरेंगे। अगली खबर जो हमारी है वो यूपी के नौकरशाही से जुड़ी हुई है। यूपी के नौकरशाही गलियारों में आजकल बड़ी जबरदस्त चर्चा एक अफसर को लेके है। खबर ये है कि साहब रिटायरमेंट के बाद माननीय बन सकते हैं। अपने गृह जनपद या गृह जनपद के बगल वाला जो बागी बलिया वाला जिला है, वहाँ से सुनने में आ रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब भाई नौकरशाहों का माननीय बनना ये कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी बने हैं। एक वो गुजरात वाले आए हैं अपने यहाँ, नाम याद होगा आपको, AK शर्मा साहब, वो अच्छी नौकरी छोड़ के चले आए, यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं। अब एक आईपीएस अफसर और हैं जो VRS लेके विधायकी का चुनाव लड़े और आजकल यूपी सरकार में मंत्री हैं। तो नौकरशाहों का राजनीति में जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चर्चा इन्हीं की क्यों हो रही है, हम बताते हैं। दरअसल जब से ये खबर आई है कि ये साहब चुनाव लड़ सकते हैं या राजनीति में जा सकते हैं, तब से बहुत सारे नौकरशाह अंदर ही अंदर खुश हैं। मतलब मन में उनके लड्डू वड्डू फूट रहा है। वो खुश हैं कि चलो किसी तरह बला तो टले, किसी तरह ये हटें तो यहाँ से, तब तो हमारा नंबर आएगा। अब चूंकि चक्कर ये है कि पिछले साल जो है लोग उंगलियों पर दिन गिन रहे थे बहुत सारे अफसर। ये वो अफसर हैं जिनकी नज़र बहुत लंबे समय से, आजकल साहब जहाँ हैं, जो माननीय बनने की जिनकी खबरें चल रही हैं, उनकी कुर्सी पर हैं। तो बहुत समय से वो टकटकी लगाए देख रहे हैं कि साहब उतरें तो अपना नंबर आए। लेकिन पिछले साल कमाल ही हो गया, जैसे ही उनके कुर्सी से उतरने का टाइम आया, दिल्ली से एक फरमान आता है, भाई साहब का एक्सटेंशन, 1 साल साहब और छाती पर मूंग दलेंगे। लेकिन इस बार जब से खबर ये आई है कि साहब चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से कुछ अफसर हैं जिनको कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, वो बड़े खुश हैं कि चलो किसी तरह ये जाएं और अपना नंबर आए। लेकिन एक बात मुझे ज़रा खटक रही है कि मान लीजिए अभी चूंकि साहब का दिसंबर तक कार्यकाल है, शायद दिसंबर में रिटायरमेंट है उनका। मान लीजिए जैसे ईडी वाले डायरेक्टर हैं दिल्ली में, उन्हें एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। अखबार में खबर भी थी कि जो है उनके एक्सटेंशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है कि लास्ट मोमेंट में फिर दिल्ली से एक आर्डर आ जाए
हालांकि पिछला वाला आर्डर ढूंढ रहे हैं, आज तक उनके एक्सटेंशन का आर्डर मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कहीं किसी के पास हो, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग तो ये निगाह लगा के भी बैठे हुए थे कि उनका आर्डर मिले एक्सटेंशन वाला, तो उसी आर्डर की कॉपी लेके हम लोग पहुँचे न्यायालय में। तो फिलहाल उनका आर्डर किसी को मिला नहीं, आर्डर वहाँ से हो गया और वहाँ साहब का एक्सटेंशन बढ़ गया। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ईडी वाले डायरेक्टर साहब की तरह अगर लास्ट मोमेंट में फिर दिसंबर में एक नया एक्सटेंशन आर्डर आ गया, तो फिर वो लोग जो उंगलियों पे दिन गिन रहे हैं और जो खुश हैं इस खबर को सुन के, उनका क्या होगा। तो फिलहाल देखिए, इतनी खबरें मैं एक हफ्ते में निचोड़ के निकाल के आपके लिए ले आया था इस हफ्ते के अपने शो सरकार में। और अगले हफ्ते कुछ और खबरें इसी तरह की आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तब तक उम्मीद है आपसे कि हमारा आप ये शो ज़रूर देखेंगे, इंतज़ार करेंगे अगले हफ्ते का। फिलहाल इस हफ्ते के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार, और इंतज़ार करिए अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते फिर हम लेके आएंगे आपके लिए अपना एक खास शो सरकार।